तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है रेजिन चार्जिंग प्रोसीजर इन सीपीयू को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में जो रेजिन है उसको कैसे चार्ज किया जाता है। यानी कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का जो रेजिन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों रेजिन मौजूद होता है। वो जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग को एक्सटर्नल मेथड से चार्ज करना पड़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे उस रेजिन को, यानी कि कैटायन और एनायन रेजिन को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो देखिए, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का वर्किंग एंड प्रिंसिपल और सीपीयू कहां पे इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि जो सीपीयू का एग्जॉस्ट रेजिन है उसको हम लोग चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल मेथड से चार्ज करते हैं। तो इस रेजिन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है जहां पे हम लोग को चार्ज करना है, उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा, प्लीज इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, सीपीयू के अंदर हम लोग जानते हैं कि कैटायन और एनायन दोनों रेजिन मिक्स फॉर्म में मौजूद रहता है। जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है तो सीपीयू से जो रेजिन है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पे, तो SCRV यानी कि सेपरेशन कैटायन रीजनरेशन वेसल। जैसे कि इस वेसल के नाम से ही पता चल रहा है सेपरेशन, तो यहां पे हम लोग का जो कैटायन और एनायन दोनों रेजिन यहां पे आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सेपरेशन करके जो एनायन रेजिन होता है उसको फिर यहां से ट्रांसफर करते हैं ARV में, यानी कि एनायन रीजनरेशन वेसल। यहां तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमारा कैटायन रेजिन है और ये जो हमारा एनायन रेजिन है, इसको कैसे चार्ज किया जाता है, इसका चार्जिंग का प्रोसीजर यानी कि रीजनरेशन का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सीपीयू के अंदर जो रेजिन होता है, कैटायन और एनायन रेजिन होता है, उसको कैसे चार्ज यानी कि कैसे उसको रीजनरेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, हमारा SCRV वेसल है और ये हमारा ARV वेसल है। यहां पे हमारा क्या है, कैटायन रेजिन है। ये जो आपको रेड दिख रहा है ये क्या है, हमारा कैटायन रेजिन है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एनायन रेजिन है। ARV मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एनायन रीजनरेशन वेसल, ऐसा वेसल जहां पे हम लोग एनायन रेजिन को रीजनरेट करते हो। ये क्या है, हमारा SCRV यानी कि सेपरेशन कैटायन रीजनरेशन वेसल। यहां पे सेपरेशन करके जो कैटायन रेजिन होगा उसको यहां पे, मतलब कि ऐसा वेसल जहां पे हम लोग सेपरेशन भी करते हो और कैटायन रेजिन को यहां पे रीजनरेट भी करते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वेसल के अंदर एक हमारा वेंट वाल्व होता है, एक हमारा रिंस वाल्व यानी कि जो ड्रेन वाल्व बोलते हैं, ड्रेन वाल्व होता है। सिमिलरली इसमें भी आपको एक वेंट वाल्व देखने को मिल जाएगा और एक रिंस वाल्व देखने को मिलेगा। और देखिए, यहां पे आपको एक वाल्व दिख रहा है, ये होता है हमारा रीजनरेशन इनलेट वाल्व, ठीक है। और इसमें भी आपको रीजनरेशन इनलेट वाल्व देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको एक टैंक दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग टैंक। ये भी क्या है, हमारा मेजरिंग टैंक है। और हम लोग जानते हैं कि जो ARV होता है यानी कि जो एनायन रेजिन होता है उसको हम लोग कॉस्टिक से चार्ज करते हैं। तो इस मेजरिंग टैंक के अंदर हमारा क्या है, कॉस्टिक है। और इसके अंदर यानी कि जो कैटायन रेजिन है इसको चार्ज करने के लिए हम लोग एसिड से करते हैं। तो देखिए, ये हमारा HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं दोनों का हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे कि कैसे इस रेजिन को हम लोग रीजनरेट करते हैं। तो देखिए, इस रेजिन को रीजनरेट करने के लिए ये जो एसिड है इसको हम लोग को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए हमारा कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं पावर वाटर, यानी कि यहां से हम लोग DM वाटर, आप समझ लीजिए डीमिनरलाइज्ड वाटर को ही यहां पे हम लोग पावर वाटर बोल रहे हैं। तो DM वाटर हम लोग जब DMTP यानी कि जो रीजनरेशन पंप है, ठीक है, रीजनरेशन पंप हमारा DMST से कनेक्टेड होता है, हमारा DMTP भी कनेक्टेड रहता है। तो यहां पे हम लोग उसको रीजनरेशन पंप बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रीजनरेशन पंप चालू करेंगे तो वहां से DM वाटर को क्या करेगा, यहां पे डिलीवर करेगा। तो इस तरह से हमारा DM वाटर क्या होगा, इधर से जाएगा। और यहां पे देखिए हमारा क्या लगा है, एक रोटामीटर की फ्लो बताएगा कि यहां से हमारा फ्लो कितना जा रहा है।
और यहां से हमारा आ जाता है यहां पे, तो ये हमारा वाल्व बंद है। सो सबसे पहले अगर हम लोग को डीएम ट्रांसफर पंप चालू करना है यानी कि रीजनरेशन पंप चालू करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेंट है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस वगैरह, एयर वगैरह मौजूद रहता है, इसको निकालना जरूरी होता है। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, रीजनरेशन पंप चालू करेंगे, पानी हम लोग का यहां तक आ गया, ये वाल्व हम लोग ओपन कर देंगे। तो इस तरह से जो डीएम वाटर है यानी कि जो पावर वाटर है वो क्या होगा, यहां पे एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये पानी से भर जाएगा तो यहां से पानी क्या होगा, वेंट आउट होगा। तो जैसे ही यहां वेंट से हम लोग का पानी निकलने लगता है तो इस वेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जो रिंस वाल्व आप देख रहे हैं ना, जो ड्रेन वाल्व है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि यहां से हम लोग का जो पानी है वो निकलने लगता है, यानी कि यहां से हम लोग का पावर वाटर आएगा, अब यहां से हमारा निकलेगा और ये वेंट हमारा बंद है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चलते रहेगा। और देखिए यहां पे इस टैंक से आपको यहां पे एक मतलब लाइन दिख रहा होगा, एक पाइप लाइन दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन लाइन। और ये जो वाल्व है इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन वाल्व। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंजेक्ट करना, मतलब कि यहां से ये क्या करेगा, इसको इंजेक्ट करेगा। तो देखिए जैसे ही हमारा ये जो पानी है वो हायर वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा तो इस जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हमारा इजेक्टर सिस्टम वर्क करता है। तो देखिए इजेक्टर सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम और दूसरा होता है वाटर जेट इजेक्टर सिस्टम। तो स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। आप यहीं पे समझिए कि जैसे ही हायर वेलोसिटी से वाटर यहां से पास आउट होगा तो यहां पे लाइन ओपन है, इसकी वजह से यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये इधर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो यहां पे ये वाल्व हमारा बंद है, जैसे ही हम लोग ये इंजेक्शन वाल्व ओपन करेंगे तो यहां पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जिसके वजह से ये जो हमारा एसिड है ये क्या होगा, इसके साथ अब मूव करने लगता है और इस तरह से इस वाटर के अंदर यानी पावर वाटर के साथ साथ ये जो हमारा एसिड है वो भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और देखिए जब हम लोग इसको मतलब रीजनरेशन करते रहेंगे उस कंडीशन में इस रोटामीटर में जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो 15 से 20 MQ पर आवर तक हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां से पानी और एसिड दोनों अब क्या होगा, यहां से फ्लो करेगा और इस रेजिन को टच करते हुए यहां से हमारा निकलेगा और यहां से हमारा जो वाटर है और जो भी एसिड थोड़ा बहुत जो है वो इसको क्या करेगा, चार्ज करेगा, मतलब इससे रिएक्शन करेगा। जब वाटर और एसिड यहाँ पे टच होगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और फाइनली जो पानी वगैरह है, जो भी मतलब इम्प्योरिटीज वगैरह है, वो यहाँ से ड्रेन आउट होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये तब तक फ्लो करवाते रहेंगे जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में हम लोग को एसिड चाहिए उतना यहां से अगर कंजप्शन हो जाए, मेजरिंग टैंक से हम लोग देखेंगे कि इसका लेवल जितना हम लोग को डाउन करना है उतना डाउन हो गया, उस कंडीशन में हम लोग जो ये इंजेक्शन वाल्व है इसको बंद कर देंगे और इस कंडीशन में हमारा ये जो वाटर है अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग और कितना देर तक चलाएंगे, तो कम से कम 50 मिनट तक इसको चलाएंगे। 50 मिनट तक इसको हम लोग जो पावर वाटर है इसको हम लोग 20 MQ पर आवर से हम लोग इसको फ्लो करवाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितना हमारा एसिड चाहिए उतना हमारा यहां पे पहले ही आ गया, यानी कि जो रेजिन है वो क्या होगा, रीजनरेट हो गया है। अब क्या कर रहे हैं कि इस रेजिन को हम लोग क्लीन कर रहे हैं, यानी कि रिंस कर रहे हैं। रिंस का मतलब क्या होता है कि इस रेजिन को साफ करना। जब हम लोग 20 MQ पर आवर से हम लोग पानी यहां से फ्लो आउट करवाते रहेंगे तो ये जो रेजिन के अंदर जो भी हमारा एसिड वगैरह है वो साफ हो जाता है, तो ये जो रेजिन है वो हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लो रिंस, क्योंकि इसके अंदर हमारा फ्लो कितना है, 20 MQ पर आवर है, इसको हम लोग स्लो रिंस बोलते हैं। और जैसे ही 50 मिनट के अप्रॉक्स हो जाता है, स्लो रिंस हो जाता है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर करते हैं फास्ट रिंस। फास्ट रिंस में क्या करते हैं कि एक और हमारा यहां से पाइप लाइन रहता है, यानी कि हम लोग डीएम वाटर से क्या करेंगे, यहां से देखिए हमारा ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यहां पे भी हमारा एक रोटामीटर रहता है। इस रोटामीटर के अंदर हमारा जो फास्ट रिंस करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा वाटर रहेगा वो 100 MQ पर आवर तक हम लोग मतलब कि हायर अमाउंट में वाटर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पास आउट कराएंगे। यानी कि पहले कितना जा रहा था 20 MQ, अब कितना जा रहा है 100 MQ जा रहा है। तो ये वाटर क्या करेगा, इस रेजिन को साफ करके यहां से निकल जाएगा। तो ये जो हम लोग फास्ट रिंस करते हैं वो कितना करते हैं, तो 10 से लेकर के 15 मिनट तक हम लोग इसको करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्लो रिंस भी हो गया, फास्ट रिंस भी हो गया। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी इसका भी फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ से हमारा पावर वाटर इन कर रहा है। जैसे ही हमारा पावर वाटर यहाँ से मतलब फ्लो करने लगेगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वेंट ओपन करना है। पानी इसके अंदर आ गया, ये वाल्व जैसे ओपन किए पानी इसके अंदर आ गया। जैसे पानी भर जाता है यहाँ से वेंट से हम लोग का पानी निकलने लगता है तो ये वेंट बंद कर देंगे, रिंस वाल्व ओपन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो पानी आ रहा था अब यहाँ से हमारा ड्रेन होगा। तो ये इस तरह से हमारा पावर वाटर से फ्लो करने लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंजेक्शन वाल्व आप देख रहे हैं इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा कॉस्टिक है वो क्या होगा, इस वाटर के साथ क्या होगा, यहाँ से सक्शन होगा तो ये कॉस्टिक ऊपर जाएगा और इस वाटर के साथ मिक्स होकर के अब क्या होगा, इसमें आएगा। तो रेजिन के साथ अब क्या होगा, एनायन रेजिन के पास हमारा वाटर प्लस ये जो हमारा कॉस्टिक है वो दोनों प्रेजेंट है। तो ये जो रेजिन है इस कॉस्टिक के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो रेजिन है वो रीजनरेट हो जाता है और जो भी वाटर वगैरह है वो यहाँ से हमारा ड्रेन आउट हो जाता है। जैसे ही हमारा ये डिजायर्ड अमाउंट में हमारा कॉस्टिक इसके अंदर चला जाता है, उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो इंजेक्शन वाल्व है इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अभी भी हमारा पावर वाटर क्या है, इधर फ्लो कर रहा है। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट तक 50 मिनट तक हम लोग स्लो रिंस करते रहेंगे, यानी कि पानी हमारा जाएगा, इस रेजिन को साफ करेगा और यहाँ से ड्रेन आउट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लो रिंस, क्योंकि इसके अंदर जब हम लोग फ्लो करवाते हैं वाटर, उस कंडीशन देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 20 MQ है। यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं यहाँ पे हम लोग 10 MQ पर आवर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन रेजिन होता है इसका डेंसिटी हाइयर होता है, एनायन रेजिन का डेंसिटी कम होता है। इसलिए इसके अंदर हम लोग को जब रीजनरेट करते हैं उस समय कम फ्लो ही देना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा जैसे ही रीजनरेट हो गया तो ये हमारा स्लो रिंस चलते रहता है। 50 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग फिर से ऐसे ही लाइन यहाँ से हम लोग देंगे, डीएम वाटर चालू करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रिंस करेंगे। यहाँ से रोटामीटर जो रहेगा इसके अंदर जो हम लोग लेते हैं वो 70 से 80 MQ पर आवर से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लो करवाते रहते हैं। वो भी हमारा 10 से 15 मिनट तक फ्लो करते रहेगा, यानी कि फास्ट, यानी कि लार्ज अमाउंट में पानी आ रहा है, यानी कि फास्ट रिंस हो रहा है। तो स्लो रिंस हम लोग 50 मिनट करेंगे, फास्ट रिंस इतना करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये एनसीएल हो जाते हैं कि हमारा जो कैटायन और एनायन रेजिन जो है वो हमारा रीजनरेट हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं कि इन जब हम लोग रीजनरेट करते हैं तो इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है, और जब नॉर्मल हमारा जो कंडेंसेट है जैसे ही इस कैटायन के साथ पास आउट होगा तो क्या रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू के अंदर जो पानी पास आउट होता है, जो कंडेंसेट पास आउट होता है उसका रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद रीजनरेशन का हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो पहले हम लोग कैटायन का देखते हैं, कैटायन रेजिन। तो जैसे ही इसके अंदर कंडेंसेट फ्लो करता है तो देखिए ये जो हमारा कैटायन रेजिन होता है इस पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है और H प्लस हो जाएगा, और ये जो एनायन रेजिन है इस पे हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है और OH निगेटिव होता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये रेजिन क्या है, हमारा निगेटिव है, और हम लोग जानते हैं कि जो कंडेंसेट फ्लो कर रहा है उसके अंदर प्लस और माइनस आयंस रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर जो हार्डनेस होता है। तो मान लीजिए कि जो हमारा पानी है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, हार्डनेस है। कैल्शियम पे हमारा पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट पे निगेटिव होता है। और जैसे ही हमारा सीपीयू से ये पानी पास आउट होगा तो सीपीयू के अंदर क्या है, हमारा कैटायन रेजिन से जैसे ही मान लीजिए टच हो रहा है तो कैटायन पे क्या है, रेजिन पे क्या है, माइनस H प्लस है, ठीक है, यही है। अब इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा, तो देखिए ये प्लस है तो माइनस के साथ जुड़ेगा, ये माइनस है तो ये प्लस के साथ जुड़ेगा, तो CaR बना देगा, यानी कि कैल्शियम यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है, रेजिन के अंदर। रेजिन क्या किया, कैल्शियम से रिएक्शन कर लिया तो कैल्शियम को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि पकड़ लिया यहाँ पे, और क्या बचा है, तो बचा हमारा H प्लस, यानी कि H प्लस और CO3 बचा है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3 बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कैटायन रेजिन से पानी निकलता है वो क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में रहता है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग को रीजनरेट करना हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, तो हमारा जो रेजिन है वो क्या है, Ca प्लस R माइनस है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं मान लीजिए HCl, और प्लस क्या करना है, Ca प्लस R कर देना है, ठीक है। इस पे H पे क्या है, हमारा प्लस है, Cl पे माइनस है, इस पे हमारा रेजिन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए प्लस क्या करेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, और ये जो हमारा माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, और प्लस क्या बचेगा, तो हमारा ये जो H प्लस और R, यानी कि R माइनस H प्लस बना देगा। तो इस तरह से हमारा जो रेजिन है पहले कैसा था, इस तरह से था रीजनरेशन में, और फिर बाद में हमारा क्या है हुआ कि ये
पॉजिटिव आयन को ट्रैप कर लिया, फिर जैसे ही हम लोग रीजनरेट किए, मतलब एसिड यहाँ पे भेजे, जैसे हम लोग एसिड यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये जो रेजिन है जो हमारा एग्जॉस्ट हो गया है उसके साथ रिएक्शन करके ये फिर से क्या बना दिया, तो ये हमारा बना दिया। और यहाँ से जो पानी हम लोग का निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जो भी पॉजिटिव आयन ये ट्रैप किया है उसको ये रिएक्शन करके यहाँ से रिमूव कर देता है, निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा HCl के साथ रिएक्शन हो गया। सिमिलरली अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखना चाहते हैं तो उसके साथ भी यही होगा। यहाँ पे मान लीजिए H2SO4 हो गया प्लस CaR हो गया, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो देखिए हमारा H पे क्या है, प्लस है, ये माइनस है, ये भी हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, R क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि, और कैल्शियम क्या करेगा, इसको जुड़ जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बना देगा, और प्लस क्या बना देगा, R माइनस H प्लस। इस तरह से हमारा जो रेजिन है सल्फ्यूरिक एसिड डाल के भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, और यहाँ से जो हमारा पानी निकलेगा वो सल्फेट के फॉर्म में निकलेगा। जितने भी पॉजिटिव आयन होगा वो सल्फेट के साथ जुड़ के यहाँ से हमारा निकलते रहेगा। तो इस तरह से हमारा कैटायन रेजिन का जो रिएक्शन है ये है, ठीक है। और इसका रीजनरेशन का जो मतलब रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं जो एनायन रेजिन है उसका रिएक्शन और रीजनरेशन प्रोसीजर। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रिएक्शन में जो कैटायन रेजिन है उसमें क्या हुआ कि जो पॉजिटिव आयन है उसको यहाँ पे ट्रैप कर लिया, ये जो हमारा कैटायन रेजिन है। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, तो देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, H2O हमको चाहिए, तो H2 तो मिल गया, लेकिन ये जो है निगेटिव आयन इसको हम लोग कहाँ पे ट्रैप करवाते हैं, तो जो एनायन बेड है वहां पे। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे तो ये ट्रैप हो गया, तो पानी क्या निकल रहा है, ये यानी कि एसिडिक फॉर्म में पानी हम लोग का निकल रहा है। तो इसका रिएक्शन देखिए एनायन रेजिन में क्या होगा कि जैसे हमारा H2CO3 है, ठीक है, अब इसका रेजिन क्या है, हमारा R प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है, हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस क्या होगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी कि H2O बना देगा, और ये क्या बनाएगा, R प्लस CO3 माइनस, अब प्लस हमारा H2O मिलेगा। तो इस तरह से यहां से हम लोग का प्योर वाटर निकल जाता है, यहां से जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, प्योर H2O निकलेगा। इस तरह से इस रेजिन द्वारा जो नेगेटिव पार्टिकल है, जो नेगेटिव आयन है उसको यहाँ पे ट्रैप कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमारा कार्बोनेट को ट्रैप कर लिया। ये जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि हमारा सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट, सिलिकेट, ये सब चीज को ये रेजिन क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। तो यहां से जो वाटर निकलता है वो हमारा प्योर H2O फॉर्म में निकलता है। तो ये जो हमारा दोनों रेजिन होता है सीपीयू में दोनों मिक्सअप कंडीशन में रहता है, तो ये दोनों एक साथ रिएक्शन होता है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों एक साथ होता है, और जो कंडेंसेट हमारा आउट होता है वो प्योर H2O फॉर्म में आउट होता है। तो देखिए हम लोग का जो डीएम प्लांट के अंदर SSC SBA जो होता है वो सेम फंक्शन ऐसे ही होता है, इसका भी रीजनरेशन ऐसे ही होता है, सेम प्रोसीजर होता है। और देखिए जैसे ही एनायन रेजिन यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल को ट्रैप करता है तो इसका एक कैपेसिटी होता है कि इससे ज्यादा ये ट्रैप नहीं कर पाता है। सिमिलरली इसका भी एक कैपेसिटी होता है कि इससे ज्यादा पॉजिटिव को ट्रैप नहीं कर सकता है। तो जैसे ही एग्जॉस्ट होगा तो उसको हम लोग को रीजनरेट करना पड़ता है। तो चलिए इसका रीजनरेशन प्रोसीजर देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, ये है, हम लोग डाल क्या रहे हैं NaOH, ठीक है। तो NaOH का रिएक्शन करेगा, यहां से हम लोग NaOH डाल रहे हैं ना, इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारा एग्जॉस्ट रेजिन है यानी कि R प्लस CO3 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो सोडियम पे क्या होता है प्लस, इस पे माइनस हो जाता है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन करेगा, ये जो सोडियम है इस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो R प्लस है इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या बना देगा, R प्लस OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस NaCO3 बना देगा। यानी कि जब हम लोग रीजनरेशन करेंगे वहां से जब हम लोग का ये पानी निकलता है तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से जैसे ही हम लोग एनायन रेजिन को रीजनरेट करते हैं तो पहले जैसा रिट्राइव हो जाता है। देखिए हमारा पहले रेजिन कैसा था, R प्लस OH माइनस था, अभी हमारा कैसा हो गया था, जब कंडेंसेट पास आउट हो रहा था तो R प्लस और उसके साथ हमारा निगेटिव पार्टिकल्स ट्रैप हो रहा था। तो अभी हम लोग इसको जब रीजनरेशन किए तो इसके पास फिर से आ गया R प्लस OH माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसको रीजनरेट करते हैं।
और देखिए जैसे ही हम लोग इसको फास्ट रिंस कर देते हैं, मतलब 10 से 15 मिनट जब दोनों को कर लेंगे तो इसको आइसोलेट कर देंगे और ये जो रेजिन होता है वो हमारा दोनों सेपरेट चार्ज हो गया है। तो देखिए जैसे ही हम लोग कैटायन और एनायन रेजिन को रीजनरेट कर लेते हैं, उसके बाद इस रेजिन को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। कैटायन और एनायन दोनों को ट्रांसफर करते हैं कहां पे, तो MRSV यानी कि मिक्स्ड रेजिन एंड स्टोरेज वेसल में, यानी कि ऐसा वेसल जहां पे हम लोग इस रेजिन को मिक्स्ड फॉर्म में भेज देते हैं, क्योंकि ये दोनों जाएगा वहां पे तो मिक्स ही हो जाता है और वहां पे स्टोरेज होगा। तो ये कैसे ट्रांसफर किया जाता है सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी लिंक दे दूंगा कि कैसे हम लोग कैटायन और एनायन रेजिन को MRSV में ट्रांसफर करते हैं और MRSV से कैसे हम लोग फिर से दोबारा CPU में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको रीजनरेट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।